अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ शिकायत का बड़ा चर्चा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि एक आइनी फोरम है जिसमें किसी भी शहरी की तरफ से दायर करदा या सदर ममलकत के ज़रिए भेजा गया रेफरेंस या शिकायत जो है उस पे जुडिशल काउंसिल गौर करती है, उसकी तहकीकात करती है और अगर ये साबित हो जाए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने मिसकंडक्ट किया है या वो मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी के बाद, सबूतों को देखने के बाद, गवाहों को देखने के बाद उस जज को उसके ओहदे से हटाने के लिए सदर ममलकत को एक सिफारिश अपनी भेज देती है। इस वक्त जो नया रेफरेंस है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से उस पर गौर किया जा रहा है और आज 3 बजे भी उसी हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दोबारा इजलास होगा। इससे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके ख़िलाफ़ एक शिकायत एक ख़ातून ने जो दायर की थी, आमना मलिक ने, उस शिकायत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे रद्द कर दिया है। आखिर क्या वजह है, लोग क्यों जजों के ख़िलाफ़ शिकायत दायर करते हैं और जो शिकायत दायर करने वाले लोग हैं ये कौन लोग होते हैं? क्या ये जेन्युइनली किसी जज के मिसकंडक्ट की वजह से मुतासर होते हैं या वो निज़ाम अदल के अंदर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब जजों को मफाद आमा में उनके ओहदे से हटाना चाहते हैं? एक ऐसे ही शिकायत करंदा हमारे साथ भी मौजूद हैं। मैं इनका नाम इन्हीं से पूछूंगा और आज ये आए सुबह सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रूम में और इन्होंने कहा कि काफ़ी अर्सा पहले से इन्होंने कोई दर्जनों रेफरेंसेस दर्जनों जजों के ख़िलाफ़ दायर कर रखे हैं, तो उनका कैसे पता चलेगा? तो मैंने सोचा कि इनसे पहले ये मालूम करूं कि ये जो दर्जनों रेफरेंसेस इन्होंने दर्जनों जजों के ख़िलाफ़ दायर कर रखे हैं, ये हैं क्या और इनके बारे में भी जानें कि आखिर इनका क्या इंटरेस्ट है इस सारी कार्रवाई में। क्योंकि अमूमन एक सवाल बार बार ये उठता है कि कुछ लोग जजों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इंतहाई सिंसेरिटी के साथ और मफाद आमा के अंदर जजों के ख़िलाफ़ सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करते हैं। तो जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आज़म है, लाहौर से मैं हूँ। करते क्या हैं आप? मेरा पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ है। पढ़ने लिखने से मुराद कितना पढ़ लिख लिया आपने? मैंने मतलब टीचर भी रहा हूँ और तकरीबन ट्रिपल एम में मेरी क्वालिफ़िकेशन है और किस किस सब्जेक्ट में ट्रिपल एम में? इस्लामियात में एम ए लिंग्विस्टिक में और पर्शियन। पर्शियन कौन सी यूनिवर्सिटी से ट्रिपल एम ए किया आपने? ये एक तो मैंने गोमल यूनिवर्सिटी से की है और बाकी जो है विफाक से की है, जो हमारे दीनी मदारिस होते हैं ना, उधर साकुल मदारस से। जी जी वो मास्टर की डिग्री वो मिलती देते है। हैं। जी जी, एम ए अरबी इस्लामियात वो देते हैं। ठीक तो है, आपने ये लिंग्विस्टिक की उधर दोनों। ट्रिप इतना ज़्यादा एम ए क्यों किया आपने? बस वो टाइम भी था और बहुत ही आप मतलब वक्त होता था आपके पास? हाँ जी जी, तो फिर इसलिए टाइम था तो वो कर लिए। क्या मतलब आप पढ़ाते नहीं थे? एक एम ए के बाद कोई जॉब नहीं किया आपने? करता रहा हूँ लेकिन वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह में प्राइवेट तौर पे ही। अच्छा, क्या पढ़ाते थे फिर आप? एक उसमें जगह टिके क्यों नहीं? नहीं, वो एक ही जगह हम पढ़ाते रहे थे ना, 21-22 साल। जगह? लाहौर में ही है वो मकामी तौर पे। क्या है वो इदारा? तो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मफ्तूहा यूनिवर्सिटीज़ है। तो क्या मजमून पढ़ाते थे आप? उसमें हिस्ट्री हो गई, फ़िक़ा हो गई, लॉ हो गया, अच्छा इस्लामिक जो ओल्ड लॉ, जो ग्रीक लॉ हो गया, अच्छा। ये रोमन लॉ, ये हम पढ़ाते थे इसकी तो हिस्ट्री आपको वगैरह। ये कैसे ख्याल आया कि ये जजों के ख़िलाफ़ शिकायत जमा कराई जाए? असल में मैं तकरीबन 2009 से अदालतों में अपने केसेस के सिलसिले में और जो हमारे जानने वाले लोग थे वो जो धक्के खाते थे अदालतों में, उनको ऑब्ज़र्व करता था। फिर मुझे पता चला कि इसकी दादरसी के फ़ोरम भी हैं। ये जो जज है ना, ये इनको इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि बंदा इनको कानूनी तौर पे हाथ नहीं डाल सकता, बल्कि हमें पता चला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इनको जो इनका एहतसाबी इदारा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तो फिर मैंने जो है चीफ जस्टिस नासिर मुल्क के ज़माने में पहली दरख्वास्त कब डाली? ये चीफ जस्टिस नासिर मुल्क चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक़्त। जस्टिस आयशा जो थी ये लाहौर हाई कोर्ट की जज थी। एक साहिल औरत थी, उसके साथ मतलब मैं था। तो उस वक़्त बिहेवियर इनका जब मैंने देखा ना अदालत में, प्रोसीडिंग करने का तरीका,
ये 2 रुकनी बेंच था, शहबाज रिजवी साहब थे इनके साथ, और ये थी, ये सीनियर थी उसमें। ये जिस तरह इन्होंने बिहेव किया उससे, वो इन पर्सन ही बेचारी पेश हुई थी। तो वो मैंने पूरी रुईदात लिख के नासिर साहब को भेजी, और मैंने कहा वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ना 9, मैं कहा उन 209 ना 9, वो उसके फिर उसके नीचे फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जज के कंडक्ट के वो 9 आर्टिकल हैं। मैं कहा उनमें से एक में भी फिट नहीं आती है जो जज है। और फिर मैंने पूरी उसकी वजाहत की थी कि ये कैसे कैसे, और फिर जो ये इम्यूनिटी उन्होंने किया क्या था जस्टिस आयशा में? ये जनाब, मैं उस खातून के जो पटिशनर 3% पेश हुई, मसला क्या था उसका? उसका था जो ये जो एजुकेशन इदारा है लाहौर का, उसमें उन्होंने एज ए टीचर जो है वो भर्ती होना था, उन्होंने विदाउट मेरिट जो है ना उनको फारिग कर दिया। अब उसकी हमने पहले पटिशन दायर की, फैसल जमान साहब, वो भर्ती होना चाहती है, अदालती हुक्म लेकर के मुझे भर्ती किया जाए। पहले ही वो मेरिट पे आ रही थी, उनको मेरिट के बगैर ही आउट कर दिया। अच्छा। तो उसके लिए हम आए हाई कोर्ट, तो हमने फैसल जमान साहब जो हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा मामला, तुम जाके सेक्रेटरी कंप्लेंट के पास जाओ। हमने कहा नहीं ये बनता नहीं, ये जो ना, फिर हमने अपील में आए। अपील में चूँकि 2 रुकनी बेंच बैठता, ये थी शहबाज रिजवी साहब थे, उन्होंने सुना। अब ये उसको धमकी देने लगी, तो आई क्यों ले, धमकी मतलब देने लगी, मैं तो डिसमिस कर दूंगी वरना वापस ले लो। जैसे वो नहीं, वो जो एक डीआईजी साहब के साथ इन्होंने किया था, ये जो मंसूर अली शाह साहब, के दोबारा नहीं आना इधर, के वापस ले लो अपना केस। अच्छा। इसी तरह इन्होंने मतलब उसको बहुत ज़्यादा सख्ती की, वरना मैं डिसमिस कर दूंगी, और वो जो तुम्हें दी है उन्होंने रिलीफ फैसल, वो भी मैं खारिज कर दूँ, वो भी ख़त्म कर दूंगी। इस तरह की मतलब ना काफ़ी देर में पीछे प्रेशराइज किया। हाँ, वो फिर आपने शिकायत दायर की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। मैं कहा इसके लिहाज से तो मैं कहा ये इस तरह कोई भी बंदा नहीं आएगा अदालतों में। अब जब ये जो एग्जेक्टिव है इसके खिलाफ बंदे ने दाद रसी लेनी हो, तो हाई कोर्ट के रिट जुडिक्शन में आता है ना 199 के तहत। अब वहीं जो फंडामेंटल राइट की जिसने हिफाजत प्रोटेक्शन देनी है, वही गुंडागर्दी पे उतर है, तो बंदा कहाँ जाएगा? तो फिर उसके दरख्वास्त पे क्या हुआ आपकी? कुछ भी नहीं, मुझे कोई इत्तला नहीं कि भाई डिस्पोज की है। लेकिन उस खातून ने खुद कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी, आपने क्यों दरख्वास्त दी? उससे ये कहा ना, मतलब ये तो वो अब इस्लामाबाद आ नहीं सकती थी, और मैं चूँकि ऑब्जर्वर था, मैं देख रहा हूँ, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। आप अदालतों में जाके सारे केसों को इसी तरह ऑब्जर्व करते हैं? नहीं, जब रेलिवेंट हो तो, मतलब जैसे मैं उसके साथ था तो मैंने देखा, मैं कहा ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या करती होंगी। लेकिन उस खातून ने कोई शिकायत नहीं, उसने बल्कि मुझे कहा कि ठीक है, अगर ऐसा मेरी गवाही की ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगी। तो फिर क्या हुआ शिकायत? कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट शिकायत आपने किसके खिलाफ जब दायर की कि जब ये चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे, तो उस वक्त मैंने तकरीबन 9 जजेस के ख़िलाफ़ की थी। वो जो 9 जजेस? 9 जजेस वो सुप्रीम एक साथ? जी। वो चूँकि वो मामला इस तरह का ही था, वो जो काजी फाइज ईसा के बेंच को 10 रुकनी बेंच सुन रहा था ना, उसमें पहले 7 और 3 की रेशो से वो केस डिस्पोज ऑफ हुआ था, कि उसमें रेफरेंस तो खारिज कर दिया था, लेकिन उसमें ये कहा था FBI जो है रिपोर्ट बनाएगा, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चेयरमैन उस रिपोर्ट में से एलिगेशन देखेगा, फिर ये सो मोटो की जुडिशन इस्तेमाल करते हुए फिर रेफरेंस दायर बनाएगा। यानी एक ऐसी चीज़ थी जो पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती जुडिशरी में, कि एक इदारे को कहा जाए कि भाई जी तुम रिपोर्ट बनाओ और फिर हम सो मोटो लेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास 3 ही इख्तियार होते हैं ना, एक आम शहरी किसी जज के ख़िलाफ़ दायर करे, या सदर की तरफ से रेफरेंस आए, या वो सो मोटो में देखते हुए किसी को कि ये मिसफिट है या ये जो बिहेवियर इसका ठीक नहीं है, मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो रहा है, तो वो सो मोटो भी ले सकता है। जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बारे में सो मोटो ही जुडिशन इस्तेमाल की थी ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, और इनको बरतरफ कर दिया था। तो फिर क्या आपको शिकायत क्या थी इन 9 जजों के? वो यही थी कि ये एक उस बेंच के हवाले से। फिर एक आपने देखा होगा कि जिस वक्त काजी फाइज ईसा ने सो मोटो लिया था, मंदू खेल साहब इनके साथ थे। वो 9 जजों के खिलाफ वही बता रहा हूँ ना, उसके खिलाफ तो बाद में फैसला आ गया था, रिव्यू में उन्होंने बदल दिया अपना फैसला। नहीं, वो चाहे बदल दिया, लेकिन वहाँ जो मिसकंडक्ट किया था ना, जुडिशल और बिहेवियर, वो हमने उसमें डिस्कस किया था। लेकिन जो अदालतों के फैसले हैं उसमें तो मिसकंडक्ट हो ही नहीं सकता, उनके खिलाफ तो अपील होती है। यही गलत बात है कि जब जुडिशल प्रोसीडिंग में
रिलेट करता हो उसका बिहेवियर, तो सुप्रीम जुडिशल उसको एंटरटेन करेगी। अगर आपको उस फैसले के ख़िलाफ़ लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल आपको लगता हो कि इसने कमी बेशी की है या कोई कोताही है इसमें, फिर अपील या रिव्यू में जाते हैं। लेकिन अगर बिहेवियर उसका, और कब चेक होगा सवाल है वो, क्या बिहेवियर किसका ख़राब था? सबका ही। ये जो कौन ये जो उसमें थे वो, ये जो मज़ाहिर नकवी साहब थे, मंजूर मलिक साहब थे, वो जो मंजूर मलिक साहब ने तो बाद में फैसला बदल लिया हो चाहे, लेकिन हमने चूँकि बिहेवियर के लिए किया था। हम अपील में जब जाते हैं ना कि या वो जाए, वो तो रेलिवेंट बंदा जाता है अपील में, जो आउटसाइडर है वो तो नहीं जाएगा अपील में। जो तो 12 जजों के खिलाफ रेफरेंस का भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आपको बताया नहीं? कुछ भी नहीं बताया। कभी आपको आज तक बुलाया नहीं? नहीं, किसी तौर पे भी नहीं बुलाया। अच्छा। फिर उसके बाद जो है जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल बने, और उसमें जो ना एक उसके बारे में था, दूसरा ये था कि जब ये सोमोटो लिया था इन्होंने, काजी साहब ने अताब मंदू खैल साहब के साथ जब ये बेंच में थे, तो उस वक़्त ही फ़ौरन ये एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदियाल साहब, इन्होंने सोमोटो जुरिडिक्शन में इनको मना कर दिया था कि दोबारा ये जो, फिर वो आगे थे गुलजार साहब भी, उसमें मुशीर आलम साहब भी थे, और ये जो एहसन जैसे एजाजुल एहसन भी थे, कि अब जो काजी साहब हैं इमरान खान के मुतालिक जितने भी कंप्लेंट है, क्योंकि उनका पर्सनल है उनके साथ कि उन्होंने इसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, ये खुद नहीं बैठ सकते, उसमें फिर हमने मतलब किया था ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये सबवर्ट किया इन्होंने। आर्टिकल 6 भी इन पे लगना चाहिए। ये जो 5 रुकनी बेंच था काजी साहब के साथ, क्यों आर्टिकल 6 लगना? वो इसलिए लगना चाहिए कि उसमें आर्टिकल 6 में ये मौजूद है कि जब भी आइन का कोई भी आर्टिकल आपको, आप किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन या तरीके से उसको किसी भी तरह मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो सब वर्जन है। तो क्या मैनेज हुआ इसमें? वो उसमें ये है ना कि एक्टिंग चीफ जस्टिस थे वो उमर अताब बंदियाल साहब, जब वो थे, अब 100 मोटो लिया था उन्होंने, काजी साहब ने, अब 100 मोटो की जो रिव्यू ही दायर हो सकती है, और कोई इस पर और कोई जुरिडिक्शन नहीं है, और रिव्यू के लिए उस वक्त यही था कि वही बेंच सुनेगा जो अवेल है, जिसने 100 मोटो लिया है। तो अब इन्होंने एक तो ये गलत किया कि वो काजी साहब को गलत तरीके से रोका गया इमरान खान के केसेस सुनने से। वो ना कानून में उसकी जुरिडिक्शन है ना आइन में जुरिडिक्शन है, ना उस रेफरेंस पे भी कुछ एक्शन नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। वो आपने किन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था इसमें? वो चीफ जैसे गुलजार, बशीर आलम और ये जो एजाजुल एहसन उसमें थे, और तीसरे चौथे एक और जज थे इनके साथ उनके, और फिर जो ये 10 रुकनी था उसमें ये 7 के खिलाफ किया था। फिर जो चीफ जस्टिस बने उमर अताब बंदियाल साहब, तो फिर उस वक्त भी हमने 11 जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आप चाहते हैं सारी सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाए? मतलब बंदा वो है जो कानून पसंद इंसान, इंसाफ पसंद और कॉन्स्टिट्यूशनल चले, जो इससे हटकर चले वो तो फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में ही ये खला है कि बंदा आइन पसंद ही नहीं है, कानून पसंद ही नहीं है, इंसाफ पसंद, तो लोअर जुडिशरी का क्या तबाही होगी। और यही वहाँ ये इसकी रिफ्लेक्शन वहाँ होती है जब आपको ऊपर, जैसे वो कहा ना, जो एक बादशाह गुजरा है, शेख सादी ने लिखा है कि उसने अपने मुशीर को किसी कहा यार नमक लाओ, और वो किसी दुकान से जाके नमक ले आया, तो बादशाह ने बाद में पूछा यार तुम पैसे से लाओ बगैर, कर रहा इतनी सी चीज़ लेने से क्या बनेगा। तो बादशाह ने कहा जब मेरे मुशीर का ये हाल होगा ना कि नमक वो बगैर पैसों के लेगा, तो आवाम तो लोगों के घर लूट लेगी। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जिनको ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉ चलती है ये, और यही जुरिडिक्शन पार्लियामेंट की है, जब भी वो रूल कोई कानून बनाती है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। तो फिर उसके बाद कौन कौन से रेफरेंसेस दायर? बस उसके बाद कोई रिपोर्ट ही नहीं है। कुल कितने रेफरेंस दायर कर चुके? तकरीबन ये 24 बन जाते हैं, तकरीबन 2 दर्जन रेफरेंसेस। हाँ जी। तो उसमें कभी वो किसी तौर पे कोई इत्तला नहीं कि भाई वो। तो आपको ये लोग सीरियस क्यों नहीं लेते? आप इतने पढ़े लिखे हैं, सीरियस नहीं ना। आप अपनी शिकायत में लिखते हैं कि आप ट्रिपल एम ए और ये नहीं, ये ज़रूरत नहीं होती। वो आप जो हज़रत अली का फरमान है, अल-अक़्लु मख़बूबुन तहत लिसानी इज़ा तकल्लम मौरिफ़ा, अक़ल और समझदारी बंदे की ज़ुबान के नीचे होती है, जब वो बोलता है लिखता है खुद समझ आ जाता है क्या है ये। तो यही चीज़ होती है, जो कहते हैं जो वो कुक है ना, वो पूरी देख का। आपने तो काफ़ी टाइम और अपना वसाइल और पैसा लगा दिया होगा इन शिकायत के ऊपर। हाँ, जाहिर है, क्योंकि मैं एक ज़माने में कोई 10 साल वकला कानूनी में भी रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकला जो रिटायर्ड जजेस वगैरह थे उनसे भी अलैक रही है। और फिर चूँकि मेरा, आपने इसी तरह कानून सीख लिया, LLB डिग्री भी कर लेते। LLB मुझे
इस पहले ही आता है। क्यों? ये जो हम पढ़ते हैं ना लॉ में, हम सिर्फ पढ़ते हैं पाकिस्तानी लॉ, हमने इंटरनेशनल लॉ, फिर ये ग्रीक लॉ, रोमन लॉ, और ये जो जो ये जुरिडिक्शन और ये जूरिस्प्रूडेंस जिस तरह इवाल्व होती है, ये कम ही लोगों को पता होता है। इस पर हमें मतलब महारत है कि ये जो बगैर LLB के नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस सिर्फ इंग्लिश में थोड़ी LLB थोड़ी होता है। अब ये कानून जब आपने अरबी में या पर्शियन में पढ़ लिया पूरा, और फिर आपको ये महारत भी है, पे आपकी रिसर्च है कोई? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। किस पहलू पे रिसर्च की आपने, ये दूसरे ममालिक के कवानीन की? ये मतलब खुद पढ़े उनको, फिर अपने आर्टिकल जो हमारे आप लिख रहे हैं हम किताबें, उसमें हम इसको बकायदा डिस्कस करते हैं। आपने कोई केस अपने किए भी हैं, अदालत में जीते भी हैं? हाँ, बहुत किए, लेकिन उसमें भी ये मैनेज कर लेते थे। जजेज जो सुप्रीम कोर्ट के कई आए हैं ना, मेरा एक था अपना PhD के लिए, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के VC के ख़िलाफ़, वो तौहीन अदालत के दर्जे तक गया है। लेकिन वो तौहीन अदालत में जब गया है तो वहाँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे शेख अजमत सईद साहब, वहाँ से फिर मैनेज हुआ, वो फिर लगा ही नहीं। फिर उसके बाद उमर अताब बंदयाल उनकी जगह आ गए चीफ जस्टिस उधर, फिर उनको मैंने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी, उन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि इनके ज़ाती तौर पे ताल्लुकात है। क्योंकि जो लीगल एडवाइज़र था ना उनका, रेंजर ऑफ पाकिस्तान का, वही लीगल एडवाइज़र था पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो उससे जब मेरी कोई लैक सलैक होती पर्सनली ज़ाती तौर पे, जब मैं उनके चैम्बर में जाता, कहते यार गल है वे जब जदे सेंटीगेट दी मीटिंग होंदी है ना किसी भी यूनिवर्सिटी दी, तो सीनियर तरीन 2 जज हाई कोर्ट के होने जरूरी ने, तो बट्ठे ने किधर चाय दी प्याली तो तेरा केस हो गया डिस्कस उधर। बस मैं तेन इन्ना इतला देना, हूँ तेन कुछ मिलना मिलाना। वही हुआ जिस दिन वो उनकी मीटिंग हुई सिंडिकेट की, उसके बाद जनाब अली मेरा केस वो 6-7 माह रहे उसके बाद अजमत सईद साहब उधर फिर आप चीफ। सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए? नहीं, जब वो लगा ही नहीं वहाँ से उसको जुडिशली, वो अभी भी पेंडिंग है? वो वहीं पेंडर क्या बना क्या नहीं, ये 2014 की बात कर रहा हूँ, आप देख लें। अब हम PhD पता नहीं क्या क्या हो जाते अब। तो 12 टाइम था, तो हमने कहा चलो, वो मैंने खुद लड़ा इन पर्सन, वो जीता 16 मतलब हाई कोर्ट के फैसले पे अमल ही नहीं हुआ अभी तक? ना ना, तो वो हम तौहीन अदालत में चले गए थे ना उधर ही, जब अमल नहीं हुआ तो तौहीन अदालत ही नहीं, उन्होंने सर्द खाने में डाल दिया। तो वो सर्द खाने में फिर वो इस तरह से फिर और कोई केस लड़ा आपने? और भी कई हैं। एक था वो ये जो DGISI थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, इनके ख़िलाफ़ मेरा था एक। वो क्या केस? वो ये था कि मैं जिस वक्त ये PU के ख़िलाफ़ वो लड़ रहा था ना, तो क्योंकि मैंने बताया ना वो लीगल एडवाइज़र थे रेंजर ऑफ पाकिस्तान के भी, तो मेरे एक दफ़ा इन्होंने वैसे इशारा दिया था कि आप इस तरह पीछे हट जाए। किसने? वही मतलब वहाँ के लोगों ने। ज़हीरुल इस्लाम कहाँ से आ गए? वो वहीं से आए ना, वो रेंजर ऑफ पाकिस्तान के भी लीगल एडवाइज़र थे ना। रेंजर क्या है ये? रेंजर ऑफ? रेंजर ही इदारा ना, फिर पैरामिलिट्री जो है ये जो बॉर्डर वगैरह पे होती है फोर्स, तो उसके भी वो लीगल एडवाइज़र थे। उन्होंने वैसे मुझे इशारा दिया यार तुम बिला वजह उसके। किसने इशारा दिया? वही जो लीगल एडवाइज़र और उनके साथ थे ना जितने भी असिस्टेंट। नहीं, नाम नहीं मैं बता सकता, नाम का मुझे उन्होंने मना किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो फिर उस वक़्त फिर मेरे घर आए कुछ महकमा ज़राअत जिनको हम कहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई करनी है। तो मैं चूँकि नहीं था, मेरा वो किराएदार उस वक्त था, उसने कहा आप गलत जगह आए हो, अगर आप ये भाग गए हो ना तो अब ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम ISI के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट से आए हो। वही हुआ। फिर मैं जनाब अली पहले मैंने सेशन कोर्ट में दायर की 22A-22B कि वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम, क्योंकि वो कहते हैं वहाँ से आए हैं पिंडी से ये वो, तो मैंने कहा इसको बुलाओ, ये चाहता क्या मेरे से। फिर उन्होंने कहा चूँकि ये मोबाइल पे भी आपके ख़िलाफ़ इसको आपको थ्रेट दी है इसने, तो आप FIA में जाओ। जब FIA में गया तो FIA वाले ने बुलाया मुझे, तो मैं गया तो कहते यार आपकी मेहरबानी आप पीछे हट जाओ इससे। फिर ये जो बशीर मेमन साहब जो बड़े तीसरा खां बनते ना, इनके वक्त भी ये जनरल फैज़ जब DGISI थे उनके ख़िलाफ़ भी मैंने पिटिशन कंप्लेंट की FIA में। जी हाँ, लाहौर में। फिर उन्होंने कहा DG के पास जाएं, मैं DG के पास इधर आया। बशीर मेमन? हाँ, जब उस DG ये थे, तो कहते यार है GOC का मामला है तो ISI का, तो तू सानू भी रगड़वाएगा। तो मैं कहा मैं आपके साथ जाता हूँ, मैं कहा मैं चलता हूँ देखता हूँ आपको कौन। मैं कहा मैं नाम बता रहा हूँ उसका, ये नंबर, मैं कहा नंबर उसका है कि नहीं, कि आप पारा का और उधर का है। मैं कहा नंबर अगर है तो चलो, मैं कहा मैं चलता हूँ देखता हूँ आपको कौन कुछ कहेगा। कह रहा नहीं तू तो चला जाना, निकल के उधर साकन नसार बैठा था पीछे आया ने
बाजवा पीछे तो सानू छड़ना किसी ने, तू तो नीवा नीवा होकर निकल जाए, तेनों किन्ने पूछना पूछाना। फिर मैं चला गया, मैं कहा यार ये करना ही नहीं चाहते। फिर मैंने साकिब निसार को एक लेटर दिया था, भेजा था, और बाजवा साहब को मैंने कहा ये जो कर रहे हो ना, एंड पे आपने बहुत जलील और रुसवा होना, ये बात मेरी याद है। लेटर कब लिखा था? वो जब ये चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, और वो आर्मी चीफ था। क्या लेटर में लिखा आपने? वो मैंने ये लिखा था, ये देखो ये कुछ कर रहे हैं, थ्रेट करते हैं, मतलब मिलना है मेरे से आके मिलो, मैं कोई अननोन बंदा नहीं। मैं तो साकिब निसार को क्या लिखा था? मैंने ये लिखा था, मैं कहा ये जो आप मैनेज कर रहे हो ना, उस जज को उठाया, उस जज के, और जो जुतियाँ चाट रहे हो बाजवा की, तुम दोनों जलील हो गए फारिग होकर ना। मैं कहा तुम्हें ऐसी जिल्लत मिलेगी इतनी, मुनीर जो जैसा मुनीर साल में आपने लिखा? ये तकरीबन मैंने, जिस वो चीफ जस्टिस थे। ठीक है, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने? ना ना, कुछ भी नहीं, उन्होंने क्या देना जवाब। ये कोई जवाब, मतलब उमर अता बंदियाल को के ख़िलाफ़ मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त भी रेफरेंस दायर किया जब वो चीफ जस्टिस थे। जो चीफ जस्टिस गुलजार के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब भी रेफरेंस दायर किया जब वो चीफ जस्टिस थे। तो क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। क्यों रेफरेंस दायर किया बंदियाल साहब के खिलाफ? बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ ये नहीं, वो मैनेज कर रहे थे पूरी सुप्रीम कोर्ट को, कि उनकी कभी अपनी सास के कहने पे बेंच बन रहे हैं, और हम ख्याल कैसे बना सकते हैं? आपके पास क्या सबूत था? वो आ गया ना जी, मीडिया पे आया। अब जज का काम है अपनी क्लैरिफिकेशन दे, भाई ये मेरे खिलाफ जो लग रहे हैं एलिगेशन, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं, और ये सुप्रीम जुडिशल को तो सो मोटो ले। फिर अगर ये नहीं थे तो सो मोटो जुडिशन तो थी इनके पास, बोले। अच्छा, अदालतों में हमने सुने हैं बहुत से लोग आदि मुकदमाबाज होते हैं, तो क्या हम आपको आदि मुकदमाबाज कह सकते हैं? नहीं, मैं मेरा क्योंकि किससे मुझे कई दफ़ा मतलब वो अगर कोई अप्रोच करता है तो मैं नहीं मिलता इस हवाले से मुझे। हालांकि किसी ने कोशिश की आपको इस्तेमाल करने की? बिल्कुल, तीनों दफ़ा की कि आप हमारे कंधा इस्तेमाल करें, हम आपकी सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैंने किसने? बस वो की ना, वो तो किसके खिलाफ करना चाह रहे हो? वो जो उनके मतलब के नहीं थे जज। मैंने कहा ये नहीं मैं कर सकता। कौन? मतलब मैं ये नहीं कर सकता। किस जज के खिलाफ कह रहे? वो कुछ जजेस के खिलाफ चाह रहे थे कि इनके खिलाफ आप जो कौन से जजेस? वो जो इंडिपेंडेंट हैं, हाँ, चीफ जस्टिस, इनके नहीं बारे में, इनके नहीं, किसी और के बारे में चाह रहे थे कि अगर आप हमारे साथ चले तो हम आपको नाम भी देंगे। कौन थे ये लोग जो चाह रहे थे? बस वो अननोन ही थे ना, अपना कोई वो स्लोगन कोई चीज़ नहीं शो करते थे। बस वो कहते थे अगर आपने, मैं कर इस तरह मैंने नहीं करना। तो क्या ऑफर क्या कर रहे थे आपको? ये कि हम आपका मतलब वो सपोर्ट करेंगे, नेट पे मीडिया पे लाएंगे आपको हर तौर पे शौक। मैं कहा मुझे नहीं ज़रूरत इस चीज़ की, ना मैं चाहता हूँ। बल्कि एक दफ़ा जब मैं प्रेस में एक दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ, तो वो भाई भी मुझे कह रहे थे आप अगर चाहते हो ना जल्दी आपके ये शोहरत मिले, हाँ, तो आप, मैंने कहा यार मुझे, मैं लानत भेजता हूँ इस चीज़ पे, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। आपको फ़ायदा क्या होता है ये मीडिया में आने का? दरख्वास्त नहीं, मैं मीडिया पे नहीं आना चाहता ना, मुझे मतलब वो ये दरख्वास्तों पे ये कि मुझे इन पर्सन ही नहीं, अगर वो इतला दे देते तो मैं कभी भी मतलब वो मेरी चाहत नहीं होती बिल्कुल। हालांकि कई दफ़ा हमारे से इंटरव्यू करने आते हैं लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, कई जगह हमारा है आज चलता है, तो वो फिर मैं मना कर देता हूँ, नहीं ज़रूरत ही नहीं है। चूँकि ये अब आया था तो आपने मुझे पूछा तो मैंने आपको डिटेल बता दी तफसील से जो। तो आप मायूस नहीं होते? आपकी दरख्वास्त पे कभी आज तक अमल ही नहीं हुआ? नहीं, मायूसी, देखिए मायूसी नहीं, क्योंकि सिस्टम में हमने रहना है इसमें, और इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आप जो कुछ करना चाहते हैं वो करते रहें। उसमें ये होगा कि कभी तो शायद कोई अगर ये नहीं ले रहा, आइंदा आने वाला कोई इस चीज़ को सोचते हुए वो अपने आप को सुधार ले, तो ये भी है ना। आपकी कितनी उम्र है और आपका क्या फ्यूचर है? हमारी फ्यूचर तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, लेकिन उम्र मेरी है तकरीबन अराउंड अबाउट 50। तो क्या फ्यूचर है आप? हमारा जो काम करें अल्हम्दुलिल्लाह सही है। क्या काम? मेरा अपना लिखने पढ़ने का ही आपको बताया ना। कहाँ लिखते हैं आप? मतलब अपने अभी तो हम किताबें अपनी लिख रहे हैं, इसी पे जो ये जो लॉ है ना। किताब आपने लिखी है? हाँ, जमहूरियत और इस्लाम। अच्छा, वो जमहूरियत इस्लाम ना, मैंने एक जो पहला हिस्सा छपा था ना, वो मैंने भेजा था चीफ जैसा जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे ना उनको, उन्होंने उसकी कॉपी को भेज दी FIA को। वो साइबर में फिर वो मेरे पीछे आ गए, क्योंकि उसमें कुछ शायद उनको, मैंने अदालती पूरा रिकॉर्ड भी लिखा था पाकिस्तान का, अमेरिका का, बरतानिया का, इंडिया का, कि वो वाल्व कैसे हुआ और ये क्या चाहते हैं। जब ये चूँकि आज़ादी इन्होंने ली थी ना, जब ये मुशर्रफ से इफ्तिखार चौधरी साहब ने, तो लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत थी इनके साथ। वो जब उन पर नहीं ना पूरा उतर रहे थे, तो हम मीडिया में लोगों से सुनते सुनाते थे, वो उसमें पूरा मैंने उसका लिखा था, इनके साथ कैसे हुआ, क्या हुआ और इन्होंने क्या किया। उसमें रमदे साहब पे भी बड़ा, उस पर अच्छे रिमार्क थे रमदे साहब के बारे में, तो वो मेरे ख्याल से शायद नहीं पसंद आए होंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में क्या रिमार्क? उसमें ही थे, मैं कहा आप मतलब एक आपने ये वकला को टूल के तौर पे यूज़ किया, मकसद आपका मुशर्रफ वाला ही था। अच्छा,
तो उस पे शायद मैं पसंद नहीं है। फिर वो उन्होंने वो जब मैं गया भाई, मैं कहा बोलो भाई किसने ये तकलीफ़ किसको हुई है मेरे खिलाफ? कहते यार तेनों भी पता है। अच्छा, तो मैं कहा यार उसको मैंने तो किताब एज ए गिफ्ट भेजी थी, अगर वो कोई इस पे कार्रवाई करना किताब चाहता पे पाबंदी लग गई है? है ना ना अच्छा, तो लगाएंगे, फिर देख लेंगे, ऐसी बात नहीं। तो घर वालों से मतलब आपका क्या करते हैं, क्या अपने बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में बताएंगे? क्या मतलब वो फैमिली मैन है आप, शादीशुदा है? हाँ जी जी जी, बस अब वो तो दरमियाना ही काम चल रहा है, वो तो इतना नहीं है। लेकिन तो हमारा कैसे गुजर बसर होती है? जब मेरा अपना मतलब काम है, रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादा मेरा अपने भाइयों के साथ है, तो वहीं से मतलब ज़्यादा, क्योंकि कंबाइंड सिस्टम होता है ना। प्रॉपर्टी की एक काम करते हैं? प्रॉपर्टी का पहले करता था, अब नहीं करता। पहले करता रहा हूँ तकरीबन आज से कोई 9 साल पहले, फिर वो छोड़ दिया क्योंकि उसमें फ्रॉड वगैरह ज़्यादा था। फिर अपना काम जो छोटा मोटा है ना, जो भाई मेरे करते हैं, उनके साथ ही अटैच हो जाता हूँ, या भतीजे भांजे करते हैं ना। तो ये क्यों आप ये दरख्वास्तबाजी करते हैं वो इतना? ये कि चूँकि अब बंदा मीडिया पे हो और अपना जो इंटरनेशनली बंदा लोगों के साथ मिल रहा हो, और उसमें जो अपडेट्स आती हैं, तो उसमें बंदा देखता है कि हम दुनिया कहाँ पे कहाँ चली गई है। चाइना हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था ना, इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, कोरिया वगैरह, तो उसको बंदा देखता है वहाँ के लॉज क्या हैं, वहाँ के क्या शहरियों के हालात हैं। तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? हाँ, मुझे कईयों ने कहा कि कौमी असम्बली का आप इलेक्शन लड़े, हम आपको, मैंने मना कर दिया। क्यों? बस नहीं, ये अभी तो हम समझें बुनियादी तौर पे सिटीज़न ही नहीं किसी कंट्री के हैं, हम एक जंगल में रह रहे हैं, समझें। राष्ट्रीय कार्ड नहीं है आपका? है वो फॉर्मेलिटी है ना। हालांकि अब जो इमरानी सोसाइटी है, इमरानियात के मुताबिक सोशियोलॉजी में जब आप देखें ना, ये शनाख्ती कार्ड होना, वीज़ा होना, आपका किसी मुल्क का सिटीज़न होना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे पावर इस वक्त समझें, चीफ जस्टिस और जो समझते हैं ना आर्मी चीफ सबसे पावरफुल होता है, असल सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री है। जो शहरी होता है ना उससे पावरफुल उसकी जुरिडिक्शन कोई नहीं होती, हर चीज़ उसकी जुरिडिक्शन होती है। वो फिर भी बाउंड होता है किसी न किसी बाउंड्री के तहत, आर्मी चीफ भी और वो भी। ये बेलगाम फिरते हैं और सिटीज़न रुल रहा होता है ज़िंदगी में। तो ये है, ये जंगली है, क्योंकि उसमें यही होता है जंगल के कानून में, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पावरफुल है, माइट इज़ राइट, राइट इज़ माइट नहीं है, बल्कि माइट इज़ राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो जंगल का कानून यही है ना। अब ये बताएं कि अब क्या आप चाह क्या रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कुछ भी से? नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना कराना, ये बस चेहरे बदलते हैं, बस अपनी अपने अपनी टर्म को एंजॉय करके निकल जाता है बंदा। आपकी और हॉबीज़ क्या हैं? कोई खेल खिलाड़ी भी हैं आप, स्पोर्ट्समैन भी हैं? हाँ, मतलब मैं तो क्रिकेट भी बड़ा अरसा खेलता रहा हूँ, और क्या कहते हैं, और भी मतलब खेल जो है ना मेरे तो रहे। आपका क्रिकेट हीरो कौन है? हमारे तो वही थे, क्योंकि हमारे ज़माने में जब बहुत छोटे से थे, कासिम उमर से हमारी बड़ी लैक्स थी, जो ये थे ना माजिद खान, और जो वो उनको उन्होंने इमरान खान के बारे में क्या? नहीं है, शुरू से ही फारिग है, शुरू से ही ये, क्योंकि मैं जमान पार्क के करीब ही रहता हूँ लाहौर में, तो ये शुरू से ही मतलब ये एक धोखे से आया गया, धोखे से लाया गया है। अब जो लाने वाले थे वो साइड पे हो गए, उस बेचारे को बलि का बकरा बना के कुर्बान करने के लिए से छोड़ दिया। लाने वाले कौन थे? यही थे ना, ये हमारे जो वो लोग जो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ जो हैं, जो पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद करना चाहते हैं। ओवरसीज? ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज दूसरे? ना पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं असल। उन्हीं में फिर ये रिटायर जर्नल और जजेस होते हैं, भागते हैं ना यहाँ से करप्शन करके लोगों को मार मार के, विदाउट लॉ, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जब ये मारते हैं ना, मर्डर लोग के करते हैं, उनको लूट खसोटते हैं रियल इस्टेट में। फिर इनको यहाँ पता है कोई ना कोई मार देगा हमें, को जो भी होगा, बाहर जाके बैठ जाते? फिर बाहर जाके ये फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी जड़ें खोखली करते हैं। वो जड़ें खोखली करने के लिए इनको अपना कोई ना कोई बच्चा चाहिए होता है। ये जो भट्टो के बारे में समझा जाता है ना हीरो है, वो भी इसकी समझे फर्स्ट कॉपी है। अब देखे रहा, खुद सोचें, तो आप अकल इस्तेमाल करें, एक बंदा 90% जीत गया केस इलेक्शन, एक बंदा 10% भी नहीं है, वो मुल्क तोड़वा लेता है और कहता है मैं वज़ीर आज़म। वो उसे बनना ही नहीं चाहिए था उस वक्त। हुकूमत में कौन था उस वक्त? यही था, ये खुद ही था। जब इसको ऑफ़र की थी, इसका काम था याहिया खान को ठुकरा दे, भाई मैं दोबारा इलेक्शन करो, और दोबारा जो मैंडेट, अगर इस मेरे किरदार और फ़ौज के किरदार जो ढाका की जुदाई के बारे में आया है, इसके बारे में लोग फैसला करेंगे।
फिर ये बनता मेजोरिटी लेके फिर होता। उसके अलावा सारा एक चट्टू वट्टे हैं, मतलब वो आते हैं। वो भी एक टूल था, जब तक वो एज ए टूल इस्तेमाल होता, उससे यूब लाया और कौन कौन टूल आए हैं बात? ये इस वक्त सारे, ये नवाज शरीफ भी बतौर टूल ही आया था। अब तो जूती खा के सीधे हो रहे हैं ये लोग। अब ये जूते जब ये आया, सीधे हो रहे, ये देखे अब तो जब आएगा अपनी जो जब टर्म यूज़ करेगा फिर पता चलेगा ना। ये अभी तो पहले कुछ नहीं कह सकते। ये जब आया था शहबाज शरीफ और ये बहुत ज़्यादा पिट्ठू थे ये ज़िया के, वो हम सारा पता है, क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड है ना पीछे से, वो नून लीग और पीपी की है। मेरे वालिद साहब नून लीग के थे, मेरे ताया जी थे अपने इलाके के पीपी के थे। तो पीटीआई के बारे में क्या ख्याल है? पीटीआई के बारे में यही है, वो भी यही था। अब लेकिन इनको समझ आ गया, अब दोबारा अगर इनको कभी मौका मिले ना तो सबसे ज़्यादा ये सीधा फौज को ही करेंगे, और करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त किसी इदारे तो में उनके साथ जो हो रहा है पीटीआई के साथ, उस बारे में क्या कहेंगे? वो गलत हो रहा है जी। वो जिन लोगों ने देखा जी, इन्होंने खुद पाला है उसे, फौज और आईएसआई ने खुद पाला है इन लोगों को, एक एक बंदे को। उन लोगों को मैं जानता हूँ जो रातों को वहाँ आके इनसे मिलते थे। इनके जितने भी अहदेदार है, पिंडी में हो, पूरे पंजाब में, क्योंकि मेरे पूरे पंजाब में आना जाना था, और पीटीआई वाले मेरी बड़ी इज्जत करते थे, और वो मुझे बता देते आज साढ़े को इस इलाके च है और इस इलाके च हो रहा है। ये फ़ौज ने उनको, ये जो अरबों रुपए इनके लगे हैं, ये खुरदुर्दियत ये इमरान खान के ज़माने में पैसे की, ये सारा इन्होंने अपने बंदों को दिया है, फ़ौज के साथ मिलके, ये आईएसआई के साथ मिलके उनको पाला इन्होंने। ये जो इनमें आई है इतनी दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी, ये फ़ौज लाई है। ये फ़ौज जब नवाज शरीफ और जरदारी के ख़िलाफ़ इनको मिसयूज़ करती रही है ना, कि भाई तुम इस तरह करो, मार दो, मर जाओ, क्योंकि इनका अब यही है ना, 9 उम्र जो यूथी हैं, वो जो इख्तलाफ करता है वो कहते पटवारी, वो जो भी हो। हालांकि हम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मेरी इमरान खान से भी ज़्यादा वो है राय खिलाफ के, ये ज़्यादा पिट्ठू था। तो फिर कहाँ से लाए? कौन बंदा है आपका आइडिया? अब यही होता है ना, जब जूती खा के, खुद तो आप इलेक्शन लड़ते नहीं हैं। जूती खा के जो है ना बंदा खुद ही सीधा होता है। अब किसी एक का नाम लेना, कौन सी पार्टी सही है बंदा? इस वक्त जी कोई भी पाकिस्तान के लिए तो सभी मिसफिट हैं, क्योंकि सारे जो ना वो बेनिफिशरी हैं। जब तक इनको मफाद है अजीज़, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट सही है? इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई रोल ही नहीं ना इनमें, या तो आइन में अपना रोल जिक्र करें। कौन सा बंदा कौन लेकर आएगा? वो अवाम ही लाएगी, अवाम ही बाशूर होगी तो आएगा। देखो अवाम, अब अमेरिका आज से 250 साल पहले आज़ाद हुआ है, आज से 125 साल तक अमेरिका की हमारे से भी बुरी हालत थी। इवाल्व होता है मुआशरा, हमेशा इवाल्व होता है, और वो जुती खा के ही होता है। तरीका इंसान का यही है कि जब तक इसको सर पे इसके नहीं ना पड़ती। अब ये पहले कितना फुदकते थे पीटीआई वाले, अब जब से 9 मई के बाद इनको हाथ पड़ा है, सारे गायब हो गए। 9 मई के वाक़े पे क्या कहते हैं? 9 मई का वाक़या ये ख़ुद फ़ौज का था। उसमें जो इमरान खान की राय है ना, वो दुरुस्त है, वो इमरान खान की राय दुरुस्त है। वो फ़ौज का अपना ये सारे कामों में ये जो आसिम मुनीर है शरीक रहा है पहले बाजवा के साथ, जब ये कोर कमांडर ही था ना। और कोर कमांडर जब मीटिंग होती है इसकी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसमें खुल के बोलते हैं सारे। तो सर ये रिटायर हो जाता है, इस्तीफ़ा दे देता भाई जी। ये तो जो भी काम बाजवा ने फैज़ हमीद के साथ मिले हैं, मिल के किए हैं, ये उसमें शरीक रहा है ये मौजूदा आर्मी चीफ। अब ये चूँकि पाला इन्होंने मिल के सब ने था, मिल के पाला है। अब पाला है तो बेचारे को अब छोड़ो, उसको पहले से छोड़ो कि उसको क्या लेना देना। अच्छा ये बताइए, आपने जो इतनी डिग्रियां ली हैं, तो उन डिग्रियों का आपको कोई फ़ायदा हुआ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है कि एक तो बंदे को बाशूर होता है। गलत सही का सबसे बुनियादी तालीम का मकसद यही होता है कि आपको गलत और सही का पता हो। आप गलत भी करें, कोई फरिश्ता तो नहीं होता इंसान, लेकिन वो उसको ये पता हो ये गलत है, तो फिर बंदा उसको सोच के करता है गलती भी, फिर इस्लाह का पहलू उसमें रहता है। जब जिसको ये शूर ही ना हो गलत किया दुरुस्त किया है, तो उसमें इस्लाह का पहलू नहीं कभी आ सकता। बहुत शुक्रिया जनाब, एक बार फिर अपना नाम बता दें। मोहम्मद आज़म मेरा नाम है, लाहौर से हूँ मैं। मोहम्मद आज़म साहब को सुना आपने। ये मोहम्मद आज़म में कोई वज़ीर आज़म नहीं है, ना ही आज़म ख़ान है, मगर जितनी भी तालीम इन्होंने हासिल की और जितना तजर्बा इनको बतौर एक पाकिस्तानी शहरी हासिल हुआ, उसकी बुनियाद पे इनकी उम्मीद अभी भी जवान है, और अभी भी जो हैं ये दरख्वास्तें दायर करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में शिकायत लगाने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।